Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again. Today we will go through lecture number 7 of Business Mathematics 2. We will cover the dual problem today in this lecture. Let's see what we covered in the last lecture, lecture number 6. We covered section 11.3, special phenomena. In that section we covered alternative optimal solutions, no feasible solutions, and unbounded solution scenarios. We saw examples for each of these scenarios. Today we will start section 11.5, the dual problem, and we'll see how to formulate the dual problem, what are the primal dual solutions, their properties, and then examples. Alright, so this will be the study plan for today's lecture. सबसे पहले preliminaries देखते हैं कि dual problem है क्या? What is the dual problem actually? Every LP problem has a related problem called the dual problem. ठीक है? Or simply the dual. Given an original LP problem referred to as the primal problem, जब हम दूसरे प्रॉब्लम को डुअल कह रहे हैं तो ओरिजिनल प्रॉब्लम को प्राइमल कह लेंगे. ठीक है? तो प्राइमल डुअल, ये दो चीजें हो गई. ठीक है? The dual can be formulated from information contained in the primal. तो जो प्राइमल में इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को यूज करते हुए हम डुअल प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लेते हैं. ठीक है? There are many theoretical reasons कि हम डुअल प्रॉब्लम क्यों पढ़ते हैं. कई दफ़ा डुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है प्राइमल के निस्बत. ठीक है? तो दोनों प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम सेम इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं. ठीक है? तो इसमें बाज़ औक़ात कन्वीनियंट होता है कि आप जो गिवन प्रॉब्लम है उसको ना सॉल्व करें बल्कि डुअल को सॉल्व कर लें. ठीक है? तो डुअल में सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल यही होगी कि उसको फार्मूलेट कैसे करना है. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि डुअल प्रॉब्लम किस तरह से फार्मूलेशन होती है उसकी, और बाज़ औक़ात प्राइमल से ज़्यादा बेहतर डुअल इंफॉर्मेशन गिवन हमें दे देता है. ठीक है? तो इसमें हम डुअल की फार्मूलेशन भी देखेंगे, सोल्यूशन भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. गिवन एन LP प्रॉब्लम, its solution can be determined by solving either the original problem or its dual. ठीक है? तो देखिए कोई भी LP प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको गिवन है तो इसका सोल्यूशन जो है वो डिटरमिन किया जा सकता है ओरिजिनल जो गिवन है उससे या उसके डुअल से. ठीक है? तो इन दोनों में से सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं. ठीक है? तो जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट हो हम उसको फॉलो कर लेते हैं. फार्मूलेशन ऑफ द डुअल, डुअल को फार्मूलेट कैसे करना है ये बहुत गौर से पढ़ेंगे. 5 कंडीशंस हैं जिसको हमने फॉलो करना है. ठीक है? The parameters and structure of the primal provide all the information necessary to formulate the dual. ठीक है? अब जो भी पैरामीटर और स्ट्रक्चर गिवन है प्राइमल प्रॉब्लम में वही इंफॉर्मेशन ज़रूरी है आपको डुअल कंस्ट्रक्ट करने के लिए. The following figure illustrates the formulation of a maximization problem and the dual of the problem. ठीक है? तो इसमें हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को पहले देखते हैं और उसका डुअल. ठीक है? तो फिगर जो है वो आगे है लेकिन उससे पहले हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे. ये है फिगर जिसमें प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम्स गिवन है, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं. ठीक है? तो वो कंडीशंस जो हैं डुअल प्रॉब्लम की वो ये 5 कंडीशंस हैं. द प्राइमल इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड द डुअल इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है? तो इसमें ये याद रखना है कि इस एग्जाम्पल की बात करें क्योंकि हमने एग्जाम्पल में ये कहा है कि हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए डुअल बनाते हैं पहले. तो अगर प्राइमल जो है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना तो डुअल जो है इसका वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा. तो द सेंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज ऑलवेज ऑपोजिट फॉर करस्पॉन्डिंग प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम्स. तो ये दोनों ऑपोजिट होंगे. ऑप्टिमाइजेशन की सेंस जो है वो ऑपोजिट है. एक मैक्सिमाइजेशन है तो एक मिनिमाइजेशन. अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन है तो ऑप्टिमल हो जाए, डुअल जो है वो आपका मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा. ठीक है? सेकंड क्या है? द प्राइमल कंसिस्ट्स ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड 3 कंस्ट्रेंट्स. लेट्स से ये एग्जांपल दिया उसने, जरूरी नहीं है कि प्राइमल में 2 वेरिएबल और 3 कंस्ट्रेंट्स हों. ठीक है? ये इस एग्जांपल के लिए उसने जो फिगर में एग्जांपल दिया है उसमें. एंड द डुअल कंसिस्ट्स ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड 2 कंस्ट्रेंट्स. ठीक है? द नंबर ऑफ वेरिएबल, अब ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए उल्टा हो रहा है. आप देखिए 2 वेरिएबल 3 कॉन्स्टेंट्स थे लेकिन डुअल में 3 वेरिएबल 2 कॉन्स्टेंट्स होंगे. ठीक है? तो द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द प्राइमल ऑलवेज इक्वल द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन द डुअल एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन द प्राइमल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द डुअल. तो ये भी आपने याद रखना है. अगर इधर 2 वेरिएबल है तो उधर 2 कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, इधर 3 कॉन्स्टेंट है तो उधर 3 वेरिएबल हो जाएंगे. ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है इन दोनों के दरमियान. The objective function coefficients for x1 and x2 in the primal equal the right hand side constants of the constraints.
ठीक है। तो क्योंकि देखिए 3 कॉन्स्ट्रेंट्स थे ना और उधर 3 वेरिएबल हो गया, तो 3 वेरिएबल के कोएफिशिएंट जो हैं वो कॉन्स्ट्रेंट्स की राइट साइड आ जाएगी, कॉन्स्ट्रेंट्स के राइट पे जो भी है वो उधर बन जाएंगे, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट फॉर द jth प्राइमल वेरिएबल इक्वल द राइट हैंड साइड कांस्टेंट ऑफ द jth ड्यूअल कांस्टेंट। अब देखें इसमें ये जो मैं स्लाइड्स गुजार रहा हूँ ना, इसमें जो पहला सेंटेंस होता है ना उसमें ये उस एग्जाम्पल की बात कर रहा है जो फिगर में है, इस पिक्चर में जो एग्जाम्पल है इसकी बात कर रहा है। ये देखें 2 वेरिएबल 3 कॉन्स्टेंट्स हैं इस एग्जाम्पल में, अगर आप गौर से देखें, और डुअल में देखें 3 वेरिएबल 2 कॉन्स्टेंट्स हो गए। तो पहली बात वो इस एग्जाम्पल की कर रहा है और फिर उसको जनरलाइज करता है। ये देखें पहले जो उसने लिखा है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है और डुअल मिनिमाइजेशन है, लेकिन आगे उसने जनरलाइज कर दिया कि द सेंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज ऑलवेज अपोजिट, यानी कि अगर मिनिमाइजेशन प्राइमल हो तो मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमल हो जाएगा। तो सेकंड सेंटेंस जनरल के लिए है। फिर यहाँ पे देखें इधर भी उसने कहा कि 2 वेरिएबल और 3 कांस्टेंट है, तो 3 वेरिएबल 2 कांस्टेंट बन जाएंगे। और नीचे जो लास्ट सेंटेंस है उसमें उसने जनरलाइज कर दिया है कि द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन द प्राइमल ऑलवेज इक्वल द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द डुअल, ठीक है। तो ये जनरलाइज कर दिया। तीसरे में भी जनरलाइज हुआ है कि पहले तो उसने कहा था कि 2 कांस्टेंट्स हैं, लिहाजा उनकी राइट हैंड साइड उन 2 वेरिएबल्स का आपको वो दे देगा कोएफिशिएंट्स, लेकिन नीचे उसने फिर जनरलाइज कर दिया है कि जो jth प्राइमल jth जो वेरिएबल है ना उसका कोएफिशिएंट jth कंस्ट्रेंट के राइट साइड के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स और वेरिएबल कवर हो गए। फोर्थ देखें, the right hand side constants for constraints 1 2 3 in the primal equal the objective function coefficient for the dual variables y1 y2 and y3, ठीक है। अब ये फिर उस एग्जांपल के तहत है, अब इसको जनरलाइज कर रहा है कि the right hand side constant for the ith primal constraint equal the objective function coefficient for the ith dual variable, ठीक है। तो यहाँ पे जो था ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट फॉर x1 जो था ये आपके उधर जाके कॉन्स्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड बन जाएंगे, और चौथे में कह रहे जो इधर कॉन्स्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड थे वो डुअल प्रॉब्लम के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट बन जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ क्या है, द वेरिएबल कोएफिशिएंट फॉर कॉन्स्ट्रेंट 1 ऑफ द प्राइमल इक्वल द कॉलम कोएफिशिएंट्स फॉर द डुअल वेरिएबल y1। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स थे ना कॉन्स्ट्रेंट्स में वो उधर y1 के वेरिएबल कॉलम बन जाएगा। जो हम टेबलो में जो y1 के नीचे कॉलम नहीं लिखते वो कॉलम जो है वो कॉन्स्ट्रेंट्स के कोएफिशिएंट से आएगा, ठीक है। पहले कॉन्स्ट्रेंट का पहला कॉलम बन जाएगा, सेकंड कॉन्स्ट्रेंट का सेकंड कॉलम बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो द कोएफिशिएंट अब इसको जनरलाइज कर रहे हैं, the variable coefficients for constant 2 and 3 of the primal equal the column coefficients of the dual variables y2 and y3। तो पहला constant y1 पे चला गया, दूसरा y2 पे, तीसरा y3 के कॉलम में। अब ये जनरलाइज कर रहा है the coefficients aij in the primal or the transpose of those in the dual, ठीक है। that is the row coefficients in the primal become the column coefficients in the dual and vice versa। देखिए ना जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं तो जो कंस्ट्रेंट्स के कोएफिशिएंट होते हैं वो रो में जाते हैं ना अपने प्रॉब्लम के, तो वो क्या वो जो रो में जाते हैं ना वो डुअल के कॉलम में चले जाएंगे। तो ट्रांसपोज ले लिया बेसिकली आपने, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं फॉर्मुलेशन के लिए। इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके हम डुअल प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन प्राइमल प्रॉब्लम था, ये देखिए प्राइमल प्रॉब्लम था मैक्सिमाइज, ठीक है, डुअल प्रॉब्लम हो गया मिनिमाइज, सेंस अपोजिट होगी ना ऑप्टिमाइजेशन की। ये देखें ये जो कोएफिशिएंट्स थे 2 और 4 वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स, ये 2 और 4 इधर आ गए, देखें राइट हैंड साइड पे, ये कांस्टेंट के राइट पे बन गए। 2 वेरिएबल्स थे तो डुअल में 2 कांस्टेंट्स बन गए, इधर 3 कांस्टेंट्स थे तो डुअल में 3 वेरिएबल्स बन गए। ये जो राइट हैंड साइड है ये देखें, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ योर प्रॉब्लम, ये जो राइट हैंड साइड है आपके, ये देखें ये यहाँ पे वेरिएबल्स बन गए, ये जाके इधर वेरिएबल बन गए, कोएफिशिएंट्स बन गए वेरिएबल के, ये देखें, ठीक है, ये भी वेरिएबल बन गए, ठीक है। तो ये उधर चले गए और यहाँ से ये देखें ये जो था ये 2 और 4 ये इधर आ गए, 2 और 4, ठीक है। अब देखें और क्या था इसमें, ये जो था 5 4, ये हमने कहा था ना कि ये जो 5 और 4 हैं ये इधर रो में आ रहे हैं ना, 5 4 इधर ये कॉलम में चले जाएंगे। देखें ये जो है ये एरो भी लगाया उसने कि ये जो 5 और 4 हैं
5 4 ये पहला कॉलम बन गया, ये y1 का कॉलम। सेकंड जो कंस्ट्रेंट था ये सेकंड कॉलम बन गया y2 का। थर्ड जो कंस्ट्रेंट था 4 3, ये 4 3 कॉलम बन गया आपका फोर्थ कंस्ट्रेंट का, ठीक है। ये इधर नेगेटिव 4 था, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव 4 आया। इधर एक हमने नेगेटिव मिस कर दिया, ठीक है, ये नेगेटिव 4 आया, ठीक है। तो ये देखिए ये एरोज बनी हुई है, ये जो मैक्सिमाइज था ये मिनिमाइज हो गया। ये जो कोएफिशिएंट्स थे 2 4 ये नीचे आके इधर कॉलम बन गए 2 4। ये जो 5 4 कोएफिशिएंट्स थे ये 5 4 पहला कॉलम, 3 2 दूसरा कॉलम, -4 3 ये तीसरा कॉलम, -4 3 आ गया। और ये जो 800 350 125 थे ये वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स बन गए। तो बहुत आसान है प्राइमल प्रॉब्लम से डुअल प्रॉब्लम बनाना, इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। The following table summarizes the symmetry of the two types of problems and their relationships. अब इस टेबल में relationships बयान किए गए हैं। ये जो 1 2 लिखा है ना हमने, ये relation 1 relation 2 इस तरह है। आगे जो आएगा ना ये relation आएगा। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, एक प्राइमल है एक डुअल है। इधर ये प्राइमल है तो अगर मिनिमाइजेशन प्राइमल है तो मैक्सिमाइजेशन डुअल है, मैक्सिमाइजेशन प्राइमल है तो मिनिमाइजेशन डुअल है। तो एक में अगर नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो वो दूसरे में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बन जाते हैं, ठीक है। एक में लेस देन कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो उधर नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स बन जाते हैं, ठीक है। जो ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो नॉन पॉजिटिव वेरिएबल्स बन जाते हैं, ठीक है। जो इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स थे वो उधर जाके अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल बन जाता है, ठीक है, याद रखना। अगर एक कॉन्स्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं तो उधर जाके वो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स देगा आपको। ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो वो आपको नॉन पॉजिटिव वेरिएबल देगा। इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो वो नंबर वो आपको अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो से हैं, ये पांचवी कंडीशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स बन जाते हैं। सिक्स्थ रिलेशनशिप ये है कि नॉन नेगेटिव वेरिएबल अगर एक में है तो उधर जाके वो ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट बन जाएगा। अगर नॉन पॉजिटिव वेरिएबल है तो उधर लेस देन कॉन्स्ट्रेंट में चला जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो वो इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट में चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट फॉर जेथ वेरिएबल जो है वो राइट हैंड साइड कांस्टेंट फॉर द जेथ कांस्टेंट बन जाता है। राइट हैंड साइड कांस्टेंट फॉर ith कांस्टेंट जो है वो कोएफिशिएंट बन जाता है ith वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। कोएफिशिएंट इन द कांस्टेंट i ऑफ वेरिएबल j जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट j बन जाता है फॉर वेरिएबल i, ठीक है ना। ट्रांसपोज है, i j में था तो j i में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 11 रिलेशनशिप्स हैं इन दोनों के, प्राइमल डुअल के। आगे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया इनकी मीनिंग्स को। रिलेशनशिप 4 and 8 इंडिकेट दैट, अब ये 4 क्या था, 4 है कि इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, 8 क्या है कि अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट, ये दोनों तरफ जा रहा है ना, ठीक है। ये कह रहा 4 और 8 जो है वो इंडिकेट करते हैं एन इक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट इन वन प्रॉब्लम करस्पॉन्ड्स टू एन अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इन द अदर प्रॉब्लम। यही हुआ ना कि अगर इक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट है, इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट है, एक प्रॉब्लम में वो नॉन अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को मेंशन कर रहा, इंडिकेट करता है सेकंड वेरिएबल में, ठीक है। फिर An unrestricted variable can assume a value which is positive, negative और zero। Unrestricted का यही मतलब है कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा रहे कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नॉन पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यूज, ठीक है। सिमिलरली रिलेशन 3 and 7, 3 और 7 क्या है, 3 है कि ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट नॉन पॉजिटिव वेरिएबल बनता है और 7 क्या है कि नॉन पॉजिटिव वेरिएबल ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट बन जाता है। तो ये भी वाइस वर्सा हो गया, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से पहली तरफ। तो रिलेशनशिप 3 and 7 इंडिकेट दैट अ प्रॉब्लम मे हैव नॉन पॉजिटिव वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल xj = 0। नॉन पॉजिटिव वेरिएबल का मतलब ये होता है ना, या तो नेगेटिव हो जाए या जीरो हो जाए, ठीक है। नॉन पॉजिटिव इन दोनों में आ रहा है। अनरिस्ट्रिक्टेड एंड नॉन पॉजिटिव वेरिएबल्स अपीयर टू वायलेट द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड। आप अगर सिंप्लेक्स मेथड को की रिक्वायरमेंट 3 पढ़ें, क्या थी, जाएं वापस 11.1 में 3 रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी थी सिंप्लेक्स मेथड की। तीसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि तमाम के तमाम वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। यहाँ पे वो कह रहा है कि नॉन पॉजिटिव या अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, ये तो इसका मतलब है नेगेटिव भी हो सकते हैं। नॉन पॉजिटिव तो है ही नेगेटिव, 0 या नेगेटिव हो जाएगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड में भी वो नेगेटिव हो सकता है। तो ये तो थर्ड रिक्वायरमेंट वायलेट कर देगा। तो फिर हम इसको सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम बन गया हमारे लिए।
There are methods which allow us to adjust the formulation to satisfy the third requirement. अब वो कह रहा है कि methods हैं ऐसे जो हमारे तीसरी requirement को एडजस्ट करने में काम आएंगे, ठीक है, कि ऐसी एडजस्टमेंट हम करेंगे अपने प्रॉब्लम में कि तीसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले डुअल प्रॉब्लम तो हम बना देंगे, उसमें अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, नेगेटिव वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड नहीं यूज़ हो सकेगा उन पे। तो सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने के लिए हमें एडजस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेम हम ये कर रहे हैं कि देयर आर मेथड्स व्हिच अलाउ अस टू एडजस्ट द फॉर्मुलेशन सो दैट द थर्ड रिक्वायरमेंट इज सैटिस्फाइड, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप्स हो गए। इस टेबल को दोबारा से गो थ्रू कीजिएगा कि कैसे ये, और ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। अब देखें हम बनाते हैं डुअल प्रॉब्लम। गिवन द प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 20x2 प्लस 15x3 प्लस 12x4, ठीक है। सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ग्रेटर देन 100, तो एक ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट आ गया। 2x1 माइनस x3 प्लस 3x4 लेस देन 140, x1 प्लस 4x2 माइनस 2x4 इक्वल टू 50, और फिर x1 x3 x4 ग्रेटर देन 0 है, x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है। अब देखिए सबसे पहले मेरे बताने से पहले आप मुझे जवाब दें कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें 4 हैं, तो ये डुअल प्रॉब्लम में हमें क्या देगा? डुअल प्रॉब्लम में हमें जो ये नंबर 4 है, 4 वेरिएबल्स 4, ये क्या होंगे डुअल प्रॉब्लम में? ये कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, ठीक है। आई होप कि आपने यही जवाब दिया मुझे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स बन जाते हैं। तो डुअल प्रॉब्लम में 4 कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स कितने हैं? 3 स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स है ना, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे डुअल प्रॉब्लम में? 3, ठीक है। तो जो इधर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो डुअल प्रॉब्लम में वेरिएबल्स बन जाएंगे। 3 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, 3 वेरिएबल बन जाएंगे। फिर हर ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट जो है वो उधर आपको नॉन पॉजिटिव वेरिएबल देगा, ठीक है। हर लेस देन कॉन्स्ट्रेंट आपको उधर नॉन नेगेटिव वेरिएबल देगा, और हर इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट आपको उधर क्या देगा? अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो डुअल प्रॉब्लम ये है, देखिए 3 कॉन्स्ट्रेंट्स थे ना यहाँ पे 1 2 3, इधर देखिए 3 वेरिएबल्स आ गए y1 y2 y3। इनके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड, कॉन्स्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड देखें 100 140 और 50, ये कॉन्स्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड है ना, इसमें देखें ये कोएफिशिएंट्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 100 140 और 50। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया। अब जाएं कॉन्स्ट्रेंट्स में। कॉन्स्ट्रेंट में जो आती हैं y1 y2 y3 की वैल्यूज़, ये क्या आएंगी? ये x1 के कोएफिशिएंट्स आएंगे। x1 के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 1 2 1। ये देखें x1 का कोएफिशिएंट क्या है, ये देखें 1 2 1, ये पहले कॉन्स्ट्रेंट्स में आ जाएंगे। देखें 1 1 2 1 लेस देन और इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड में x2 का कोएफिशिएंट देखें 1 0 4, तो ये देखें आ गया 1 और 0 0 गायब है ना, 0 y2 है 4 1 0 4 आ गया। फिर देखें थर्ड में x3 के कोएफिशिएंट्स क्या है? 1 -1 0, ठीक है। तो इधर देखें 1 -1 और 0 0, यानी y3 नहीं है ना इसमें, ये देखें इधर y3 नहीं है तो 0 हो गया। फिर क्या है 1 3 2 1 3 -2, तो यहाँ पे देख लें 1 3 -2 आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में क्या थे? ये कोएफिशिएंट्स, ये जो कोएफिशिएंट्स है ना यहाँ पे 10 20 15 12, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के जो कोएफिशिएंट्स हैं 10 20 15 12, ये आपके राइट हैंड साइड बनेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स के। देखें 10 20 15 12, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब y1 ग्रेटर देन 0 है, y2 लेस देन 0 और y3 अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हो गया, ठीक है। वो इसलिए कि पहला कॉन्स्ट्रेंट ग्रेटर देन 0 था, तो y1 भी ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। नॉन पॉजिटिव आ गया, नॉन नेगेटिव। जो लेस देन कॉन्स्ट्रेंट था लेस देन 140, उसने आपको लेस देन 0 दे दिया, और y3 इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट था, तीसरा कॉन्स्ट्रेंट इक्वल टू था, तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हो गया y3, ठीक है। और ये जो लेस देन इक्वल टू आए हैं, ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स में अभी तक मैंने ये आपको नहीं बताया कि ये जो लेस देन और पहला लेस देन है, दूसरा इक्वल है, तीसरा लेस देन है, चौथा भी लेस देन है, ये क्यों आ रहे हैं? ठीक है, ये यहाँ पे हैं, ये इन वेरिएबल्स में देखें x1 x3 और x4 ये तमाम नॉन नेगेटिव थे, तो नॉन नेगेटिव के लिए लेस देन कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, यही है ना। तो पहला, तीसरा और चौथा 1 3 और 4, पहला, ये पहला, तीसरा और पहला, तीसरा, ये पहला,
तीसरा और चौथा, ये तीनों लेस देन इक्वल टू 0 कंस्ट्रेंट्स आ गए। x2 अनरिस्ट्रिक्टेड था, ये देखें x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो ये इक्वल टू कंस्ट्रेंट बना देगा आपका। ये देखें x2 इक्वल टू कंस्ट्रेंट आ गया, अनरिस्ट्रिक्टेड था ना तो यहाँ पे इक्वल टू कंस्ट्रेंट आ गया। ठीक है, तो अब इसमें देखें, और ये इसी तरह से हमने ये वेरिएबल बनाए, वहां पे देखें सारे लेस देन कंस्ट्रेंट्स नहीं थे, एक ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट था, एक लेस देन कंस्ट्रेंट था और एक इक्वल टू कंस्ट्रेंट था। तो जो ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट था उसमें नॉन पॉजिटिव आ गया, यही था ना, टेबल देख लेते हैं। ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट नॉन पॉजिटिव वेरिएबल, लेस देन कंस्ट्रेंट नॉन नेगेटिव वेरिएबल। ठीक है, तो एक नॉन पॉजिटिव वेरिएबल आ गया, एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल आ गया और एक इक्वल टू कंस्ट्रेंट था। देखें कंस्ट्रेंट 3 इक्वल टू था तो यहाँ पे वेरिएबल 3 अनरिस्ट्रिक्टेड आ गया। अब यहाँ पे देखिए बुक में ये चीज़ दिया y1 ग्रेटर देन 0, लेकिन मेरे ख्याल में ये लेस होना चाहिए। वो इसलिए कि पहला जो कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन 100 है। पहला अगर कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन 100 है तो y1 ये लेस देन आना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 100 में लेस देन कंस्ट्रेंट होते हैं। तो ये इंटरचेंज कर लें आपस में, y1 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि लेस देन कंस्ट्रेंट आपको ग्रेटर देते हैं और ऊपर जाए ना तो सेकंड कंस्ट्रेंट लेस देन है। ठीक है, तो इसलिए y2 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y3 अनरिस्ट्रिक्टेड। तो ये डुअल प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि वेरीफाई करें, तो हमने सारी कंडीशंस वेरीफाई कर दी हैं, 5 की 5 कंडीशंस हमने वेरीफाई कर दी हैं। ठीक है, कि इस तरह से होना चाहिए डुअल प्रॉब्लम। आप चाहें तो इस तरह का टेबल भी बना सकते हैं, ये जो हमने पीछे ये टेबल है ना, इस तरह का टेबल के एक साइड पे प्राइमल लिखें, एक साइड पे डुअल प्रॉब्लम लिख दें। ठीक है, तो वो भी ठीक है, बिल्कुल इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी एक एग्जांपल हो गई कि गिवन था प्राइमल प्रॉब्लम, हमने बना लिया डुअल प्रॉब्लम। ठीक है, डुअल से प्राइमल भी बनाया जा सकता है, ऑपोजिट ही करना है ना, डुअल को प्राइमल मान लें तो प्राइमल जो है वो डुअल बन जाएगा, एग्जैक्टली सेम थिंग आपके पास वापस आ जाएगी। अब सॉल्यूशंस कैसे निकले, प्राइमल डुअल सॉल्यूशंस क्या हैं? It was indicated earlier that the solution to the primal problem can be obtained from the solution to the dual problem। ठीक है, कि प्राइमल प्रॉब्लम और डुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को कहीं से भी निकाला जा सकता है, यानी कि सोल्यूशन को प्राइमल या डुअल में किसी भी प्रॉब्लम से सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स इलस्ट्रेट दिस बाय एग्जांपल। तो एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द प्राइमल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम दिया है, z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 6x2, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन 120, 4x1 प्लस 6x2 लेस देन 260, x1 x2 ग्रेटर देन 0। याद आया कि ये कौन सा प्रॉब्लम है? ये वही प्रॉब्लम है जो हमने चैप्टर 10 में भी किया था, फार्मुलेट किया था, सॉल्व भी किया था ग्राफिकल मेथड से, फिर इसको सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व किया था, और अब इसका डुअल प्रॉब्लम बना रहे हैं। ये वही डिपार्टमेंट 1, 2 और लेबर आवर्स वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग डुअल इज दिस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये डुअल कैसे आया तो मैं दोबारा से आपको बना के बता देता हूँ। तो ये देखिए, मैं प्राइमल प्रॉब्लम लेफ्ट पे लिखता हूँ और फिर डुअल लिखेंगे। ठीक है, तो ये है 5x1 प्लस 6x2, z इक्वल टू, इधर लिखते हैं z इक्वल टू 5x1 प्लस 6x2। ठीक है, फिर 3, 2 एंड लेस देन 120। कॉन्स्टेंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 लेस देन 120 और 4, 6 लेस देन 260, 4, 6 लेस देन 260 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये प्राइमल है आपका। ठीक है, प्राइमल। अब हम बना रहे हैं डुअल। डुअल कैसे बनेगा? डुअल में सबसे पहले z जो है, कितने कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स 2 है ना, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 2 आएंगे। सम कोएफिशिएंट्स टाइम y1 प्लस अनदर कोएफिशिएंट टाइम y2। तो मैं कोएफिशिएंट अभी नहीं लिख रहा। कोएफिशिएंट्स कहाँ से आते हैं? राइट हैंड साइड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। तो राइट हैंड साइड ऑफ द कॉन्स्टेंट इज 120, पहले कॉन्स्टेंट का y1 के साथ, दूसरे कॉन्स्टेंट का y2 के साथ। तो ये आ गया। ठीक है, आइए देखें डुअल प्रॉब्लम जो स्टेट हुआ हुआ है, z इज इक्वल टू 120 y1 प्लस 260 y2। ठीक लिखा हमने। अब देखें यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये y1 y2 में है ना, ये जो पहला ये जो वेरिएबल है ना 3, 2, ये कॉलम बनेगा, ये 3y1 और 2y1, दो कांस्टेंट भी इकट्ठे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है ना, तो कांस्टेंट्स भी 2 आएंगे। फिर सेकंड क्या है? 4, 6 है, तो ये 4y2 और इधर 6y2 आ जाएगा। ठीक है,
6/2 और राइट साइड पे जो राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं वो इधर से आएंगे 5 और 6 जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में था। 5 और 6 राइट साइड पे आ जाएंगे, ये 5 और ये 6। अब लेस देन ग्रेटर का मसला है ना। अब देखें ये वेरिएबल्स x1 जो पहला वेरिएबल था ये नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव आपको लेस देन कॉन्स्ट्रेंट देता है। सेकंड वेरिएबल भी नॉन नेगेटिव है तो ये आपको लेस देन कॉन्स्ट्रेंट देता है। ठीक है, तो ये बन गया, ये था मैक्सिमाइज, प्रॉब्लम था मैक्सिमाइज। ठीक है, तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बन जाएगा, मिनिमाइज दी, ठीक है, सब्जेक्ट टू दीज कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये आपका डुअल बन गया। ठीक है, आप देख लें डुअल यही है, 3y1 + 4y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन पॉजिटिव है। ये देखिए आप ये अगर कंडीशन हम ये पढ़े ना तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में लेस देन कॉन्स्ट्रेंट है, ये जो देखें कंडीशन ये, ठीक है, ये आपको नॉन नेगेटिव वेरिएबल देता है दूसरी जगह पे। लेकिन जो आपका नॉन नेगेटिव वेरिएबल है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में, ये आपको ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट देता है दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये जो कंडीशन 2 और 6 को देखें तो फिर आप इधर जाएं तो हमने जो मिस्टेक किया वो ये है कि आपका जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल है प्रॉब्लम में, नॉन नेगेटिव वेरिएबल है जो ओरिजिनल प्राइमल में, वो आपको ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट देता है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। और जो लेस देन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, या फिर हम जाते हैं उधर, हमारे पास लेस देन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। लेस देन कॉन्स्ट्रेंट आपको नॉन नेगेटिव वेरिएबल देता है, तो वेरिएबल अभी भी हमारे नॉन नेगेटिव हैं। यहाँ पे वेरिएबल अभी भी हमारे नॉन नेगेटिव आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है कि हमने थोड़ा सा उसको ओवरव्यू किया कि ये आपके पास ठीक था जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन है और ये 0। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमारा बना 3y1 + 4y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2y1 + 6y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y1 एंड y2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गया और ये हमारे पास डुअल प्रॉब्लम है। 3y1 + 4y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2y1 + 6y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप उस जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टेबल में बनाई थी वो भी देख लें कि कैसे ग्रेटर बना। कि देखिए ये दोनों वेरिएबल्स ग्रेटर थे, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बने। और जो थे आपके ये जो लेस देन कॉन्स्ट्रेंट्स थे, इन्होंने भी वेरिएबल आपको यहाँ पे ग्रेटर देन दिए हैं। ये y1 y2 y3 जो हैं ये सारे नॉन नेगेटिव है। तो लेस देन कॉन्स्ट्रेंट आपको नॉन नेगेटिव वेरिएबल देता है और नॉन नेगेटिव वेरिएबल डुअल में ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट दे देता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इस तरह से ये हमारी एग्जांपल हो गई। हमने इसको वेरीफाई भी किया कि ये ठीक है, और सेकंड हमने ये निकाल के भी देख लिया कि डुअल प्रॉब्लम किस तरह से निकलता है। ठीक है, ये तो बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप साइड बाय साइड एक तरफ प्राइमल लिखें, एक तरफ डुअल लिखें, और कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है उन दोनों को। तो ये डुअल प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सॉल्यूशंस देखते हैं। ये हमने देखिए, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि ये वही एग्जांपल है जो हमने सॉल्व की थी सिंप्लेक्स मेथड से भी। तो अगर आप पिछले सेक्शंस में देखें तो इनका सोल्यूशन गिवन है। तो जो नेक्स्ट टेबल हम लिख रहे हैं वो फाइनल सोल्यूशन का टेबल लिख रहे हैं। सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करें तो जो फाइनल सोल्यूशन आता है वो क्या आता है वो हम लिख रहे हैं। और फिर डुअल प्रॉब्लम का भी फाइनल सोल्यूशन हम लिखेंगे। ये जो डुअल प्रॉब्लम है इसका भी सोल्यूशन लिखेंगे और देखते हैं कि इनको आपस में कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, तो द फर्स्ट टेबल इन द नेक्स्ट स्लाइड रिप्रेजेंट्स द फाइनल टेबल फॉर द डुअल प्रॉब्लम। ये जो डुअल प्रॉब्लम है ये वाला, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास ऊपर वाला टेबल आया, फर्स्ट टेबल। ठीक है, देखिए y1 y2 वेरिएबल्स है ना इसमें, तो ये पहले डुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब अगेन आपको प्रैक्टिस हो गई है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ा इजीली। Note from this table that z is minimized at value of 280। तो यहाँ पे z की जो मिनिमम वैल्यू है देखें राइट साइड पे 280 है, ये 280 वैल्यू है राइट साइड पे। और फिर y1 की वैल्यू आपके पास 3/8
5 है और y2 की वैल्यू आपके पास 4/5 है। तो इन दो वैल्यूज पे ये मैक्सिमाइज हुआ, मिनिमाइज हुआ, y1 3/5, y2 4/5। द सेकंड टेबल विच समराइजेस द ऑप्टिमल सोल्यूशन, जो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है आपका इस ओरिजिनल क्वेश्चन का, ये हमने पहले किया हुआ पिछले सेक्शंस में, तो इसका सोल्यूशन भी उसने दोबारा लिख दिया है कि फॉर इज रिपीटेड फॉर कन्वीनियंस। देखते हैं उस सोल्यूशन में क्या है। लेट्स इलस्ट्रेट how the solution to each problem can be read from the optimal tableau of the corresponding dual problem। ठीक है कि ये कैसे रीड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं कि फाइनल सोल्यूशन का टेबलू कैसे आता है। ठीक है, इफ फीजिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, ये प्राइमल ड्यूअल प्रॉपर्टी 1 है कि प्राइमल ड्यूअल प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है आपको, इफ फीजिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर बोथ द प्राइमल एंड ड्यूअल प्रॉब्लम्स देन बोथ प्रॉब्लम्स हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, अगर तो फीजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं दोनों प्राइमल और ड्यूअल प्रॉब्लम्स के लिए, तो दोनों प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो आपके पास वो होगा जो जिस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको सेम वैल्यू देता है। ठीक है, इक्वल्स द वैल्यूज। अ पेरिफेरल रिलेशनशिप इज दैट इफ वन प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन इट्स ड्यूअल हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। अब ये भी देखें, एक तो ये कह रहा है कि अगर दोनों के फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं ना तो दोनों की वैल्यूज सेम आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक का अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ जाता तो आप किससे कंपेयर करेंगे दूसरे को? दूसरे में अनबाउंडेड नहीं बल्कि दूसरे में नो फिजिबल सॉल्यूशन का सिनेरियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इफ वन प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन इट्स ड्यूअल हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, प्राइमल ड्यूअल प्रॉपर्टी 2, द ऑप्टिमल वैल्यूज फॉर डिसीजन वेरिएबल्स इन वन प्रॉब्लम आर रेड फ्रॉम रो 0 ऑफ द ऑप्टिमल टेबलू फॉर द अदर प्रॉब्लम। ठीक है, जो ऑप्टिमल वैल्यूज हैं डिसीजन वेरिएबल्स की एक प्रॉब्लम में वो रो 0 से पढ़ी जाएंगी दूसरे प्रॉब्लम के टेबलू से। ठीक है, रो 0 ऑफ द ऑप्टिमल टेबलू फॉर द अदर प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपने देखना है। तो अब इसके ऊपर देखें अब किस तरह से आती हैं। वो कह रहा है द ऑप्टिमल वैल्यूज y1 और y2 जो हैं ये रेड फ्रॉम अबव टेबल एज रो 0 कोएफिशिएंट्स ऑफ द स्लैक वेरिएबल्स s1 एंड s2। अब ये देखते हैं, हम यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यूज आपकी आई हैं, जो वैल्यूज आपकी y1 y2 आई थी किधर है, ये पहले सोल्यूशन में y1 y2 इनकी वैल्यूज ये हैं दोनों 3/5 4/5। ये आई हैं स्लैक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स से। ये देखें स्लैक वेरिएबल्स की जो थी ना, यहाँ पे देखें 6/10, 6/10 इज व्हाट -4/5, 6/10। ये स्लैक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं वहाँ से देखने हैं, यही था ना। तो ये थोड़ा सा इसमें ये करना पड़ेगा। यहाँ पे उसने कहा था कि जो y1 और y2 हमने रीड किए हैं 3/5 4/5, ये दीज आर रेड फ्रॉम अबव टेबल एज रो 0 कोएफिशिएंट्स ऑफ द स्लैक वेरिएबल्स। तो वो ये बनते हैं, ये लाइन मैंने लंबी कर दी, ये स्लैक वेरिएबल है, ये जो वैल्यू है ये रीड की है ये 3/5, 6/10 और 3/5 इक्वली होते हैं ना, ये यहाँ पे है ये और दूसरी जो 4/5 है वो ये है, नॉट दिस। इसको काट दें आगे से लाइन को, ये वाली लाइन ये। ठीक है, ये 4/5 ये है, 6 4s आर 24 एंड 6 5 आर 30, तो ये 4/5 है, ये 3/5 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज y1 y2 क्या है, ये स्लैक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं। उसके बाद द ऑप्टिमल वैल्यूज 20 एंड 30 जो दूसरे टेबल में है और रेड फ्रॉम द अबव टेबल एज द नेगेटिव ऑफ द रो 0 कोएफिशिएंट्स फॉर द सरप्लस वेरिएबल्स e1 एंड e2। ठीक है, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल जो हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो उसने निकाला है, ये जो 20 और 30 इसने निकाले हैं। ठीक है, ये जो 20 निकाला है ये नेगेटिव वैल्यू, उसने कहा कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ द सरप्लस वेरिएबल। ये जो 20 है ये देखें इसका नेगेटिव, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल के साथ हम एक माइनस लगाते हैं इसलिए इसको नेगेटिव कर रहा है वो। इसी तरह ये जो 30 है ये सरप्लस वेरिएबल, ये सरप्लस वेरिएबल 30 को नेगेटिव। तो जो प्राइमल के जो सॉल्यूशंस हैं x1 x2 के वो सरप्लस वेरिएबल्स को नेगेटिव करने से आते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होगी इनके साथ। ठीक है, और दोनों में यही आ रहा है, देखें यहाँ पे भी ये वही 30 है ये, और यहाँ पे भी ये वही 20 है जो यहाँ पे 20। आर्टिफिशियल वेरिएबल में ये जो 20 30 आ रहा है
ये वो वैल्यूज़ हैं, और ये जो सरप्लस वेरिएबल्स हैं उनको नेगेटिव करने से, -20 और -30 को नेगेटिव करने से, ये अब है फाइनल प्राइमल टेबलू है, ये प्राइमल सोल्यूशन का, और ये फाइनल इनिशियल डुअल टेबलू है, डुअल प्रॉब्लम का, ठीक है। तो इस तरह से हम ये रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि दीज वैल्यूज कैन बी रेड ऑल्टरनेटिवली अंडर द रिस्पेक्टिव आर्टिफिशियल वेरिएबल्स एट द पोर्शन ऑफ द रो जीरो नॉट इन्वॉल्विंग m। तो यहाँ से भी हमने इसको पढ़ा है कि अगर आप इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल से भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं m वाली टर्म्स को निकाल के। अगर m वाली टर्म्स को निकाल दें तो 20 और 30 बनता है, जो कि वही आए हैं नीचे 20 30, ठीक है। तो इस तरह से ये सोल्यूशंस जो हैं ये रिलेटेड हैं, सोल्यूशंस आपस में रिलेटेड हैं प्राइमल डुअल के, ठीक है। तो अब ये जो इसमें अब मैं ये कर सकता हूँ कि ये आप जो प्राइमल टेबलू है, ये वाला फाइनल प्राइमल टेबलू ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, ये तो आप पिछला चैप्टर देख लें, सी प्रीवियस सेक्शन जिसमें हमने ये किया है, टेबल 11.7 है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस सेक्शन में किस जगह पे ये हमने सॉल्व किया था, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ये जो सोल्यूशन है ये एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। ये बिल्कुल पहली एग्जाम्पल, ये सेक्शन 11.2 में ना, सी सेक्शन 11.2, ये देखें वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें ये है, अगर आप टेबल नंबर 11.7 है जिसमें ये फाइनल टेबल दिया हुआ है ऑन पेज 487, पेज 487 में अगर देखें तो ये टेबल गिवन है जहाँ पे हमने सॉल्व किया था इस प्रॉब्लम को सबसे पहले बाय सिंप्लेक्स मेथड। अब ये अगर हम इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये जो है डुअल प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करें, जो कि ये टेबल गिवन है ऊपर वाला फर्स्ट टेबल, इसको अगर सॉल्व करें तो ये टेबल कैसे आया, तो ये टेबल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दोबारा से। ये इसको, ये जो इन्होंने फाइनल टेबल दिया हुआ है, ये है z = 100x 120x1 y1 + 260 y2। सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म करना है हमने, तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? सबसे पहले हमने चेंज करने हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। जो ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम है वो बनेगा 120 y1 260 y2, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये, और इसमें जो 3y1 + 4y2 है कॉन्सेप्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, जो ऑप्टिमैलिटी चेक और न्यू डिपार्टिंग वेरिएबल वही चेंज होता है। तो सबसे पहले देखें, ये जो लेस देन कॉन्स्ट्रेंट था, इसको मिनिमाइज जो है, ठीक है, मिनिमाइज सब्जेक्ट टू 3y1 + 4y2, और ये ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट है। तो ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे एक सरप्लस वेरिएबल और ऐड करेंगे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो ये = 5 हो जाएगा। फिर 2y1 है + 6y2, और अगेन ये ग्रेटर देन है, तो इसमें से एक सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, तो ये = 6 हो जाएगा। और अब ये सारे के सारे पॉजिटिव, y1 y2 e1 e2 a1 a2, ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव। तो ये है आपका इनिशियल। तो इसका इनिशियल टेबलू अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो इनिशियल टेबलू अगर हम बनाएं उसका, तो ये बनेगा यहाँ से जी में क्या आया, हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो सरप्लस वेरिएबल्स हैं उनके साथ 0 रखते हैं, +0 e1 +0 e2, और जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम +m रखते हैं, -m नहीं रखते, +m a1 +m a2। मैक्सिमाइजेशन में हम ये -m के साथ रखते हैं वेयर m इज़ वेरी लार्ज। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अब आप इसको लिखें तो ये आएगा z 120 260 00 mm, ठीक है, ठीक है। ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, जो डुअल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इन्होंने कैसे निकाला। ये जो टेबल 1 है यहाँ पे आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, ये फाइनल सिंप्लेक्स टेबल है जिसमें फाइनल सोल्यूशन है, ऑप्टिमल सोल्यूशन गिवन है डुअल प्रॉब्लम का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये डुअल प्रॉब्लम है, मैंने इसका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन यहाँ पे लिख दिए हैं, मिनिमम ऑफ z = 120 + 60 y2 सब कुछ। तो अब हम इसका इनिशियल टेबल पहले लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये उसके बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में मैं ले जाऊंगा, और मैट्रिक्स फॉर्म में हम देखते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो जो पहला टेबल है वो आपके पास बनेगा 120
यहाँ पे हम z लिखेंगे, फिर y1 y2 e1 e2 a1 a2 ये आपके वेरिएबल्स हो गए सारे। और राइट साइड पे जो हम b1 लिखते हैं, bi, ठीक है। तो यहाँ पे z का तो क्वेश्चन 0 है, y1 का 120 था, y2 का 260 था, e1 का क्वेश्चन 0 था, e2 का भी क्वेश्चन 0 है, a1 का क्वेश्चन -m 0, और ये भी नेगेटिव है, -120 -260। वो इसलिए कि हमने लेफ्ट पे लेके जानी है वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि जब हम इनको लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो ये -120 -260 हो जाएगा और -m। फिर 3 4 1 1 0 0 3 4 1 1 0 0 3 4 -1 1 0 0 3 4 e1 e2 लिख दिया हमने, e1 a1 लिख लेते हैं इसको। e1 -1 था, a1 1 था, 0 है, राइट साइड पे 5, ठीक है, ये 5 आ गया। अब देखिए ये मैंने a1 कर दिया, इसको a1 करते हैं, मैं अरेज करता हूँ क्योंकि हमारा जो टेबल गिवन है उस पे, हमारा जो टेबल गिवन है उसमें उसने a1 पहले लिखा है, तो मैं भी a1 लिख देता हूँ। ये जो टेबल है हमारे पास वो e1 a1 और e2 a2 लिखा है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम e1 फिर a1 फिर e2 और a2 ये लिख लेते हैं। और अब 0 ये -m हो जाएगा, फिर ये 0 हो गया और ये -m हो गया, ठीक है। तो a1 का कोएफिशिएंट -m है, e2 का फिर 0 है और ये -m है। अब ये ठीक हो गया, z 0 है इधर। जो सेकंड कंस्ट्रेंट है उसमें क्या है, 2 6, तो 2y1 के साथ 6y2 के साथ, उसमें e1 और a1 नहीं थे तो ये दोनों 0 0, e2 -1 और a2 1, ठीक है, और इक्वल टू ये 6 आ गया। तो ये आपके पास आए 1 0 0। तो जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बेसिक वेरिएबल्स हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को स्लैक और आर्टिफिशियल को बेसिक कहेंगे हम, ठीक है। तो स्लैक तो है नहीं, तो सिर्फ आर्टिफिशियल ही है, तो उनको हम पहले बेसिक वेरिएबल्स कहेंगे, a1 a2 को, ठीक है। तो अब इस ये इनिशियल टेबल हुआ। अब देखिए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो था वो हम क्या करते हैं कि जो कोई भी पॉजिटिव वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हम दोबारा देखते हैं। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो पहला रूल चेंज हुआ था वो ये था, ऑप्टिमलिटी चेक जो 1 था वो ये था कि द ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज़ बीन फाउंड इफ ऑल रो जीरो कोएफिशिएंट्स फॉर द वी आर लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तमाम के तमाम लेस देन और इक्वल टू 0 हों रो जीरो कोएफिशिएंट्स जो हैं। सबसे पहले हमने इनको 0 करना है, ठीक है। सबसे पहला ये होता है कि आपने ये -m को 0 करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, वरना तो सारे नेगेटिव हैं ही हैं, ठीक है। ये जो है -m और ये जो -m है, इन दोनों को 0 करना है, ठीक है। नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड टू 0, ठीक है जी। इनको हमने 0 बनाना है पहले और फिर ऑप्टिमलिटी चेक लगाएंगे। ऑप्टिमलिटी चेक इतना जल्दी नहीं। अब चाहें तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आप इसको रो रिड्यूस कर दें, या इसी तरह भी रो रिड्यूस कर सकते हैं, एक किस्म का मैट्रिक्स ही है ये। तो रो 0 में हमने, तो अगर रो 2 को m से मल्टीप्लाई करूं
और रो 3 को भी m से मल्टीप्लाई करूं और ऐड कर दूं तो ये देखें इधर m ही आएगा और ये दोनों को एट अ टाइम 0 कर देगा। ठीक है, तो आप जो है ना रो 0 में ऐड कर दें m टाइम्स रो 1 प्लस m टाइम्स रो 2। ठीक है, ये कर लें आप और इसमें ऐड करेंगे। तो अब मैं दोबारा वेरिएबल्स नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, फाइनल टैब्लू हम लिख लेंगे, ये आएगा 1 मैं ऊपर बस वेरिएबल्स नहीं लिख रहा क्योंकि वेरिएबल्स ऊपर लिखे ही हुए हैं z y1 y2। ये आ जाएगा -120 प्लस 5m। ठीक है, देखें 3m और प्लस 2m 5m हम ऐड कर रहे हैं इसमें। फिर ये जो है -260 प्लस 10m आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि 4m प्लस 6m 10m है। और फिर ये e1 का जो है ये आएगा -m। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि -m प्लस m 0 हो गया, ये 0 रहेगा, यानी ये -m बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये -m ऐड कर रहे हैं ना 0 में, -m बन गया और ये जो -m प्लस m है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा ये क्या आएगा 11m। ठीक है, 5m प्लस 6m हमने ऐड किया ना तो 11m बन गया। ठीक है, ये बना। अब बाकी वही है, 0 रहा 3 2 ये ऐसे ही है, 4 6 ऐसे ही है, -1 0 1 0 0 -1 0 1 5 6 ये ऐसे ही। ठीक है, अब देखें कि ये दोनों 0 हो गए। अब कह रहा था कि सब के सब रो 0 कोएफिशिएंट्स जो है वो नॉन नेगेटिव हो जाए, सारे के सारे नेगेटिव हो जाने चाहिए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, यानी कि नॉन पॉजिटिव। ठीक है, वो कह रहा है कि इन अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज़ बीन फाउंड इफ ऑल 0 कोएफिशिएंट आर लेस देन और इक्वल टू 0। सारे के सारे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है ये, क्योंकि ये जो पहले दो हैं ये बड़े हो गए हैं। 5m इज मच बिगर देन 120 तो ग्रेटर है। इसी तरह 10m इज मच बिगर देन -260। अब वो कह रहा है डिपार्टिंग वेरिएबल क्या है, a1 है या a2 है। ठीक है, ये a1 था ये a2 था, तो कौन सा डिपार्टिंग वेरिएबल है। तो डिपार्टिंग वेरिएबल the non-basic which will replace the current basic is the one having the largest positive row। अब largest positive row आपको कौन सी लग रही है, ये 10m वाली या 5m वाली। of course 10m is much bigger than 5m और 120 260, तो ये है आपका की कॉलम। अब ठीक है, ये आपका की कॉलम बन गया, इसमें हमने डिवाइड करना है अब। ठीक है, तो ये की कॉलम ये बन गया, तो की कॉलम से आपने डिवाइड करनी है रोज़ को। ठीक है, तो ये हमने 0 को ट्रांसफॉर्म कर दी हैं ऑलरेडी, और अब इसकी रेशोज़ निकाल लें। ठीक है, वो जो रेशोज़ थी BI ओवर AI के वाली, वो रेशोज़ निकालें। तो 5 ये की कॉलम है ना, तो 5 को 4 पे डिवाइड करें, 5 डिवाइडेड बाई 4 और 6 डिवाइड बाई 6। दिस इज़ 1, दिस इज़ 1.25 समथिंग लाइक दैट। तो ये मिनिमम है 1। तो ये डिपार्टिंग है A2 इज़ डिपार्टिंग बेसिक वेरिएबल। ठीक है, तो ये y2 बेसिक बन जाएगा। ये कौन सी पोजीशन थी, ये देखिए ये y2 की पोजीशन है ना, y2 बेसिक बन जाएगा, A2 नॉन बेसिक बन जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब y2 बेसिक बन गया, तो ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम को, ये जो कॉलम है इस कॉलम को कन्वर्ट करें 0 0 1 में। यही है ना, क्योंकि ये देखें ये डिपार्टिंग है, ये की कॉलम है, तो ये वाली लोकेशन बनती है 1 के लिए। ठीक है, तो 1 के लिए जो 6 है ना, ये लोकेशन बनती है, क्योंकि A2 और की कॉलम के इंटरसेक्शन पे हमने देखना है, तो वो 1 ये आप करेंगे। तो 6 पे डिवाइड कर दें, अगर हम रो 3 को 6 पे डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा, और फिर ऊपर दोनों को 0 कर देंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाके इसको करते हैं। तो तीसरी रो तो उसी तरह ही है, 0 2 यानी 6 पे डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम कर रहे हैं और 2 जो थी इसको 6 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमें क्या देगी, ये ऑपरेशन हमें क्या देगा, आखिरी रो बन जाएगी 0 2 बाई 6 विच इज़ 1 बाई 3 1। पहला रो छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0 1 बाई 3 1 0 1 बाई 3 1 0 0 -1 बाई 6 1 बाई 6 0 0
-1/6 1/6 और राइट साइड पे आपके आ गया 1, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड पे भी आपके आ गया 0। नहीं, यही लेफ्ट साइड थी, और यही थी लेफ्ट साइड, ये जी वाली साइड, ठीक है। अब ऊपर वाली रो को क्या करना है, ये तो बन गई, ठीक है। बाकी दो रोज उसी तरह ही हैं। 0 3 4 -1 1 0 3 4 -1 1 0 0 5 ये। और पहली जो रो थी वो क्या है, 1 -120 1 -120 + 5m 260 + 10m 1 -120 + 5m -260 + 10m। और ये क्या था, -m 0 -m 0 ठीक है। और राइट साइड पे 11m, ठीक है, राइट साइड पे 11m था, तो ये आ गई। अब इनको मज़ीद चलना है, ठीक है। ये z है, ये y1 y2 e1 a1 e2 a2, ये याद रखना आपने। अब ये देखें, अब हमने इन दोनों को, ये 1 कर लिया हमने, अब इन दोनों को 0 करना है, इस 4 को 0 करना है और इसको 0 करना, ठीक है। तो 4 कैसे 0 होगी कि R2 को, यानी जो थर्ड रो है R2, इसको ये देखें ना, ये रो 1 है, ये जो रोज़ हैं, ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये मैं अब इनको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये R1 को अगर R2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, -4 से मल्टीप्लाई करूँ और ऐड कर दूँ R1 में, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए -4 + 4 0 हो जाएगा। और दूसरा ऑपरेशन कि R1 में क्या करना पड़ेगा कि R1 में ऐड करें आप 260 - 10m 260 - 10m अगर ऐड कर मल्टीप्लाई करें R2 से और ऐड कर दें, तो -260 + 10m और 260 - 10m ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 कर देंगे इसको। तो अब ये जो बनेगी, पहली क्या आएगी कंडीशन, पहला ये 1 है, ठीक है। 1/3 को हमने मल्टीप्लाई किया, रफ पे कर लेते हैं। ये 1/3 को मल्टीप्लाई किया 260 - 10m से, 260 - 10m से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1/3 को, तो ये डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक है। और अब इसमें ऐड क्या करना है आपने, ऐड करना है -120 + 5m, ये ऐड करना, ठीक है। तो 260/3 कितना बनता है, 260/3 -120, ये अलग हो जाएगा, 260/3 -120। तो 260/3 260 - 360 इज -100/3 -100/3 और -10/3 + 5, तो ये +5/3 बन जाएगा। तो -100 + 5m डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये 0 हो गया, इसको 0 ही करना था, ये 0 हो गया क्योंकि इसको जब 260 + 10m से मल्टीप्लाई किया -10m से, तो जब 260 + 10m में ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये 0 है तो इसको कोई चेंज नहीं आएगी, ये -m ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा क्योंकि ये 0 है। अब ये इसको डिवाइडेड बाई 6 करके -m में ऐड किया हमने सिर्फ, ठीक है। तो 260 - 10m डिवाइडेड बाई 6 है, माइनस के साथ, और फिर इसमें माइनस ही m हुआ है, तो -260/6 अलग रहेगा। 10/6 -m कितना बनेगा, +10 - 6 4/6 बन जाएगा। तो ये है -260/6 और +4/6m, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 0 में ऐड हो रहा है 1/6 ऑफ दैट, तो 1/6 जो है ये, तो वो ये 260 - 10m/6 आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अब लास्ट जो रो बनेगी वो क्या बनेगी, 1 से मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास क्या आया, 11m + 260 - 10m,
तो ये आ गया 260 प्लस m, ये आ गया 260 प्लस m आ गया। अब सेकंड रो, अब देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है तो ये तो 0 ही रहेगा। ये 3 माइनस 4/3 5/3 आ गया, 3 माइनस 4/3 9 माइनस 4/3 5/3 आ गया। 4 माइनस 4 0, माइनस 1 1 ऐसे ही रहेंगे। ये इसको प्लस 4/3 4/6 आ जाएगा इधर, ठीक है। इधर माइनस 4/6 आ जाएगा, ठीक है। और 5 माइनस 4 इज़ 1, और ये आपके पास इसी तरह ही आ गया 0 1/3 1 0 0 माइनस 1/6 1/6 और 1, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टेबल आ गया। अब इसके बाद मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी आ रही है आपके पास, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अभी भी देखें ना, सारी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हुई इस टेबल में भी। अगर रो 0 के कोएफिशिएंट्स आप देखें तो ये सब के सब 0 नहीं हुए अभी। तो इनको 0 करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये जो पहला देखें प्लस 5/3m है और ये प्लस 2/3m है, तो बड़ा कौन सा हुआ 5/3m वाला। तो ये मोस्ट पॉजिटिव है, ये आपका की कॉलम बनेगा पहला, ठीक है। ये आपका इधर लिख देता हूँ मैं, की कॉलम आपका अब जो बनेगा, ये ऑप्टिमल वैल्यू अभी भी नहीं है। ऑप्टिमल वैल्यू क्यों नहीं है, क्या था ऑप्टिमलिटी चेक, कि सब के सब आपके लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएं, पॉजिटिव कोई भी ना रहे। तो अब ये 5/3m जो है ये पॉजिटिव है, तो इसको हम दोबारा से की कॉलम डिक्लेयर करेंगे। की कॉलम में 5/3 और 1/3 जो हैं ये आपके पास AIK की वैल्यूज आ गई। तो अब रेशोज निकाल लें BIK, ठीक है। अब वो रेशोज आप निकालें, जो मिनिमम रेशोज हम निकालते हैं BI/AIK। ये 1/5/3 ये 3/5 बन जाएगा, 1/1/3 ये 3 बन गया। तो कौन सा मिनिमम है, 3/5 इज़ मिनिमम, ठीक है। 3/5 मिनिमम है, तो ये हमारा डिपार्टिंग वेरिएबल कौन सा आएगा। इसमें जो वेरिएबल्स थे वो A1 A2 तो डिपार्ट हो गए थे, दूसरे में आ गया था A1 Y2, ठीक है। इसमें ये A1 और Y2 बेसिक वेरिएबल बन गए थे ना, A1 Y2। तो अब A1 डिपार्ट हो जाएगा, A1 Y2 है तो ये A1 डिपार्टिंग वेरिएबल आ गया आपका, ठीक है। और ये अब हमने क्या करना है, ये आपका की है, ये डिपार्टिंग है, तो इस जगह पे 1 आना चाहिए। इसको हमने कन्वर्ट करना है 1 में, बाकियों को 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1/3 को भी 0 में, इसको भी 0 में। तो इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये बाहर है रेशोज, इनको ना मल्टीप्लाई करिए। मैट्रिक्स हमारा सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैट्रिक्स है हमारा, यहाँ तक। तो इसको अब दोबारा से करें तो R1 को हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 1 0 0 माइनस 100/3 प्लस 5/3m 0 माइनस m 0। 260/6 कितना बन जाएगा, माइनस 130/3 और प्लस 2/3m, ठीक है। और ये 260/6 कितना बनेगा, ये भी 130/3 बन जाएगा, और माइनस 10/6 कितना बनेगा 5/3, ठीक है। और आखिर में ये 260 प्लस m आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब इसमें हमने जो सेकंड रो को जो मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3/5 के साथ, वो ये आ गया 1, ये 0 माइनस 3/5 3/5। जब इसको 3/5 किया तो 3 2 से कर गया तो ये 2/5 बन जाएगा, और ये माइनस 2/5 बन जाएगा, और ये 3/5 बन जाएगा। इसी तरह ये 1/3 अपनी जगह पे है, 1 अपनी जगह पे 0 0 माइनस 1/6 1/6 और 1, ठीक है। तो ये नया मैट्रिक्स आ गया आपके पास, ठीक है। ये मैट्रिक्स नया बन गया। अब इस मैट्रिक्स में अभी ये 1 हुआ, तो इन दोनों का अब हमने 0 करना है, एक इसको 0 करना है और एक इसको 0 करना है, ठीक है। तो 0 किस तरह होंगे कि R2 को मल्टीप्लाई करें 1/3 के साथ और माइनस कर दें R2 में से, R1 को मल्टीप्लाई करें 1/3 के साथ और माइनस कर दें आप R2 में से, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, R0 में क्या करना पड़ेगा, ऐड कि 100/3 माइनस 5/3m से मल्टीप्लाई करें और 1 को और सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनल
टेबलू बन जाना चाहिए। जो फाइनल टेबल था वो क्या था आपके पास, 0 1 0 0 हैं y1 y2 में, तो अभी हमारे पास y1 y2 में 0 0 नहीं आया, एक में तो अब 0 आ जाएगा, यानी y1 y2 दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखें ऑलरेडी 0 है ना, ठीक है, ये ऑलरेडी 0 है। अब ये लास्ट स्टेप है, इसको 0 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेबल देखें ना उसमें 1 0 0 ही था, ये 0 1 0 और 0 0 1 है, दो कॉलम। दोबारा जाएं उधर, ये देखें पहला कॉलम क्या 0 1 0, दूसरा 0 0 1 है, इसको तो हम ऑलरेडी 0 0 1 कर चुके हैं, अब ये 0 1 0 होगा तो हमारा कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ये लास्ट, होपफुली ये लास्ट ऑपरेशन है आपका। तो इसमें अब देखें दरमियान वाली रो तो वही रहेगी 0 1 0 -3/5 3/5, 0 1 0 -3/5 3/5 2/5 -2/5 और फिर 3/5। ठीक है, अब पहले रो इस नीचे वाली रो को करते हैं 0 0 -0 0 ही रहेगा, 1/3 -1/3 1/3 रहा, आगे 0 हो गया, 0 0 1 आ गया पहले, ठीक है, पहले 3 में 0 0 1 आ गया, 0 0 1। अब इसमें देखें कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1/3 से, -1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/5 बचा, तो उसको 0 में ऐड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखें इसमें नेगेटिव 1/5 आ जाएगा, क्योंकि -1/3 से किया तो -1/5 आ जाएगा, तो ये आपके पास नेगेटिव 1/5 आ गया। देखें मैच हो रही हैं वैल्यूज़ उसके साथ, ठीक है, हो रही है ना, देखें 0 0 1 1/5 नेगेटिव 1/5, अगले -3/10 3/10 आने चाहिए, वो भी देख लेते हैं। देखिए अब इसको 1/3 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2/15, और देखिए यहाँ से हम करके देखते हैं इसको, ठीक है, -27/90 आया। जब ये हम इसको 2/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2/15 बनेगा, ऐड कर दे -1/6 उसमें, तो ये बना 27, तो 9 3s are 27 एंड 9 10s are 90, तो -3/10 आ गया जो हम उधर देख रहे थे, तो ये -3/10, ठीक है। और आगे भी वही है, देखें एग्जैक्टली 3/10, क्योंकि सिर्फ साइन का चेंज आ गया, या +1/6 है, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी +2/15 हो जाएगा, तो ये -3/10 की जगह +3/10 आ जाएगा, ठीक है, और कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये जो लास्ट है ये +3, इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन बचा सकते हैं देख के कि सिमिलर नंबर्स आ रहे हैं तो दोबारा से कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, बस साइन चेंज होगा, ठीक है। तो आप इसमें देखें, और 1 - 1/5 ये 1/3 से जब कट गया तो 1 - 1/5 इज़ 4/5, और देखें यही था उस टेबल में, देखें लास्ट जो है वो 4/5 है। तो देखें तीसरी रो तो बिल्कुल मैच कर गई है हमारी, 0 0 1 1/5 -1/5 -3/10 3/10 एंड 4/5, ये तो एग्जैक्टली मैच कर गई है आखिर में 4/5, ठीक है। अब पहली में थोड़ा ज़्यादा काम है, ये जो इसको मैं अब, क्योंकि ये फाइनल टेबल बन रहा है तो हम इसको अब सेपरेट करने के काबिल हो चुके हैं। ये आपके BI हैं, ठीक है ना, तो आप ऊपर वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे आप वेरिएबल्स जो उनसे है ना, ठीक है, ये आपका BI है जो आ रहा है, ये जो था वो आपका Z है, ठीक है, Z ये तो ज़ाहिर है 1 0 0 ही है। डिपार्ट कौन सा वेरिएबल हो रहा है और अंदर कौन सा आ रहा है यह भी देख लेते हैं, जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो डिपार्टिंग अब A1 था, A1 डिपार्टिंग हो गया Y1 आया, तो ये Y1 Y2 आ गए हैं बेसिक वेरिएबल्स, ये हैं Y1 Y2, और यही Y1 Y2 ही थे। अगर आप पीछे जाएं उस टेबल में तो ये देखें Y1 Y2 ही है बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स Y1 Y2 हैं। सेकंड थर्ड रो एग्जैक्टली मैच कर चुकी है हमारी,
0 1 0 माइनस 3/5 3/5 2/5 माइनस 2/5 और 3 एग्जैक्टली दो रोज मैच कर चुकी हैं y1 y2 वाली। अब सिर्फ पहली रो मैच करनी है 1 0 0 माइनस 20 20 माइनस m वाली, ठीक है। और होपफुली ये भी आ जाएगी। अगर ना भी आई तो हो सकता है कोई मिस्टेक की हो, हमने दोबारा से देख के इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अब ऊपर देखें 1, इसको तो 0 कर दिया हमने क्योंकि इसको माइनस 100 प्लस 5/3m से मल्टीप्लाई किया है। 100/3 माइनस 5/3m से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, ये तो 0 हो गया। ये भी 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 था, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया 0 रहा, ऐड किया 0 रहा, कोई मसला नहीं आया। अब जो मेन चीज़ है वो है माइनस m और ये माइनस 3/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये देखें, ठीक है, इधर नीचे कर लेते हैं। ये तो आ गया 1 0 0, ये जो y1 और y2 तो 0 0 आ गए। अब जो e1 है ये देखते हैं क्या आता है और a1 देखते हैं क्या आता है, फिर e2 क्या आता है और a2 क्या आता है, ठीक है। बी अब माइनस m में हमने ऐड किया है 1/3 ऑफ 100/3 और माइनस 5/3m, ये मल्टीप्लाई किया था 1/3 के साथ, ठीक है ना, नहीं 3/5 के साथ, माइनस 3/5 के साथ ये मल्टीप्लाई करके माइनस m किया, तो ये है माइनस 3/5 के साथ। तो ये देखें 3 तो कैंसिल हो गया इन दोनों से, ठीक है। तो ये आया माइनस m माइनस 100/5 और प्लस 1m, ठीक है। तो कितना बना ये, m और m कैंसिल हो गए और 20 टाइम्स 5 सो दिस इज माइनस 20 आया ना, माइनस 20, ये वही नंबर था, ठीक है। अब ये 20 माइनस m यहाँ पे आना चाहिए। तो अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, a1 की जगह देखें क्या है, a1 0 है, तो 0 है और यहाँ पे 3/5 है, तो अगर मैं 0 में हमने ऐड करना है 3/5 के साथ 100/3 माइनस 5/3m, ठीक है। ये 3 3 फिर काट गया, 100/5 इज 20 माइनस 5 कैंसिल, तो 20 माइनस m आ गया, ये देखें 20 माइनस m आ गया। अब जो नेक्स्ट है e1 वाला, e1 में है ये 130/3 प्लस 2/3m माइनस 130/3 प्लस 2/3m, ये सारा रफ वर्क चल रहा है, ठीक है। माइनस 130/3 प्लस 2/3m ये आया, और इसमें 2/5 है ना, तो प्लस 2/5 में हमने मल्टीप्लाई क्या किया था 100/3 माइनस 5/3m। अब देखते हैं ये क्या आता है, ठीक है। ये सारा ऐड करना है हमने, तो ये तो आ गया 200/15 माइनस 130, 200/15 माइनस 130/3, ये बगैर m के वैल्यूज, ये और ये वाली, और फिर ये 2/3m और ये कितना बनता है 5 कैंसिल, माइनस 2/3m, तो देखिए 2/3 माइनस 2/3m, ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये ख़त्म हो गया, ये बच गया। तो अब ये 15 इसका एलसीएम है, ठीक है। तो ये 200 आ गया, माइनस 3 5s are 15 और 5 1s are 5 और 5 3s are 650 आ गया ये, ठीक है। 13 टाइम्स 5 650 माइनस 200 इज 450 माइनस 450/15 इज माइनस 30। देख लेंगे माइनस 30 भी एग्जैक्टली मैच कर गया। और अब आखिरी क्या है, a2 जो है, a2 में था, a2 में क्या है, ये है a2 100। अब देखिए सिर्फ माइनस का फ़र्क है कि नहीं, 130/3 माइनस 5/3m, 130/3 अलग कर लेते हैं अगर आप चाहें तो, 130/3 माइनस 5/3m और माइनस 2/5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 100/3 माइनस 5/3m, ये ठीक है। ये देखें ये है ना, देखें 2/3 के साथ, ये 2/3 के साथ हमने ये माइनस 2/5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ये माइनस 2/5 के साथ मल्टीप्लाई किया 100/3। अब देखें इसको अगर सॉल्व करें तो ये है 130/3 माइनस ये अगेन 200/15 आ गया, ठीक है। फिर ये क्या 5/3m माइनस 5/3m और ये माइनस 10/15 प्लस 10/15m, ये आया। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है ये फिर वही है, देखें सिर्फ माइनस का फ़र्क है ना, तो ये तो आ गया
450 बाई 15, ये पहली टर्म, क्योंकि देखें सिर्फ इसका माइनस का फ़र्क था इसमें, तो ये मैंने आंसर लिख दिया -30, तो ये तो आ गया -30 सीधा सीधा, ठीक है, -30 आ गया। और ये m वाली टर्म जो है अब ये 25m + 10 विच इज़ -15, ठीक है, तो ये आ गया -m, -15 बाई 15 -m, तो ये आया +30, सॉरी ये माइनस नहीं है, प्लस है, माइनस का फ़र्क था, तो ये आ गया 30 -m। अब ये जो लास्ट वन है ये क्या है, 260 + m, और इसमें सिर्फ 3/5 के साथ आप मल्टीप्लाई करना है, 260 + m। अब आखिरी कैलकुलेशन क्या है, ये सब आप रफ वर्क में कर सकते हैं, मैं तो ऊपर ही आपको करके दिखा रहा हूँ। 260 + m और फिर 3/5 है, प्लस 3/5 को हमने मल्टीप्लाई किया 100/3 -5/3m से, मल्टीपल तो यही है ना। तो आप देखें ये 3 कैंसिल हो गया, फिर ये दोनों से, अब 100/5 इज़ 20, तो 260 + 20 इज़ 280, ठीक है। और फिर देखें ये 5 भी कैंसिल हो गया, और m - m, ये प्लस m इधर है, -5/5 + m, ये कैंसिल हो गए, तो 280 आ गया। अब बताएं मैच हुआ, एग्जैक्टली मैच कर गया आपके टेबल के साथ। 100 -20 20 - m -30 30 - m और 280। अब देख लें पहला, ये देख लें 100 -20 20 - m -30 30 - m और 280, एग्जैक्टली दिस इज, ये मैच कर गया। तो अब मैंने आपको एक और एग्जांपल करके दिखा दी, विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस वन। इस ड्यूअल प्रॉब्लम का, ये भी सिंपलेक्स मेथड का प्रॉब्लम है, ड्यूअल है या प्राइमल है, जो भी है, एक 2 वेरिएबल्स में आपको मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, और मैंने आपको कम्प्लीटली सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये भी आपको एक अच्छी खासी अब प्रैक्टिस दे देगा। दिस इज, ये जो फर्स्ट टेबल है इसको कंपेयर करके देख लें, मैंने जो निकाला है अभी यहाँ पे, इट्स एग्जैक्टली द सेम, ठीक है जी, ये आपका आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि जो z की मैक्सिमम वैल्यू है वो y1 y2 बेसिक वेरिएबल्स है ना, तो देखिए y1 की वैल्यू, ये देखें y1 की वैल्यू ये आ गई 3/5, y2 ये y2 की वैल्यू 4/5, ठीक है, y1 3/5 है, y2 4/5 है, एंड जो z की मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 280, ये है आपका मिनिमम, ठीक है, ये z था ना, तो z जो है वो 280 पे मिनिमाइज हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका रिजल्ट जो हमने पहले लिखा था, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी क्रिएट, वी फार्मूलेट डुअल प्रॉब्लम और डुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और डुअल प्रॉब्लम और प्राइमल प्रॉब्लम के सोल्यूशन को कंपेयर करना भी हमने सीख लिया। यहाँ पे हमने इनको कंपेयर भी किया कि कैसे ये डुअल प्रॉब्लम्स और प्राइमल प्रॉब्लम्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर आज हमने क्या पढ़ा, वी कवर्ड सेक्शन 11.5 द डुअल प्रॉब्लम। तो डुअल प्रॉब्लम में यही कुछ था, फार्मूलेशन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम थी वो हमने की, कैसे फार्मूलेट करना है डुअल प्राइमल, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स जो थी वो की। फिर प्राइमल डुअल सोल्यूशन, जो भी हमने एग्जाम्पल की है कि प्राइमल डुअल सोल्यूशंस निकाले और उनको आपस में कंपेयर किया कि सोल्यूशन कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं। उनमें 2 प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमल डुअल सोल्यूशंस, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2, कि कैसे हमने राइट हैंड साइड जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको रो ज़ीरो से कंपेयर करना है, ठीक है, और कैसे स्लैक वेरिएबल्स से कंपेयर करना है। और दूसरा इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर 11 जो है ये भी ख़त्म हो गया। चैप्टर सेक्शन 11.4 हम नहीं पढ़ रहे, कंप्यूटर सॉल्यूशंस मेथड है वो, उसके लिए प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर की ज़रूरत है, आई डोंट नो कि वो अवेलेबिलिटी है कि नहीं। बहरहाल हमने सिंप्लेक्स मेथड, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, सिंप्लेक्स मेथड। फर्स्ट सेक्शन में सिंप्लेक्स की प्रिलिमिनरीज पढ़ी थी, रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सेकंड सेक्शन में हमने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम विद लेस देन कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़ा, विद मिक्स कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़ा, और फिर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम पढ़ा। 11.3 में हमने स्पेशल फिनोमिना पढ़े, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नो फिजिबल सॉल्यूशंस कब होते हैं, और अनबाउंडेड सॉल्यूशंस कब होते हैं, ये सारे सिंप्लेक्स मेथड के तहत हमने पढ़े। और आज हमने डुअल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया। एक अगर प्रॉब्लम गिवन है उसको हम प्राइमल क्या देते हैं, तो उसका डुअल प्रॉब्लम क्या होगा, उन दोनों को सॉल्व करके उनके दरमियान क्या सॉल्यूशंस हैं। हम हर दफ़ा दोनों प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, कई दफ़ा डुअल प्रॉब्लम ज़्यादा आसान हो जाता है, उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है, हम डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम मुश्किल लगता है, मैक्सिमाइजेशन आसान लगता है, तो अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है तो आप उसका डुअल प्रॉब्लम लिख लें, मैक्सिमाइजेशन में 2 मिनट लगते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम लिखने में, और उसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो इस तरह से कन्वीनियंस के लिए हमने ये पढ़ा कि डुअल प्रॉब्लम कैसे फॉर्म किया जाता है, फार्मूलेट किया जाता है, और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इन दोनों के सॉल्यूशंस में क्या कंपैरिजन है। तो यही कुछ था आज के लेक्चर में। आई होप यू
enjoyed it और आपको समझ भी आया होगा। प्रैक्टिस करें, मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितने भी प्रॉब्लम्स करें वो कम है। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।